हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग सीटेट एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी पेडागोजी के अंदर और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे और एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चंस को लेकर के कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर सेशन को फाइनली हम शुरू करते हैं। और जो मेरा एक तरीका होता है डिस्कस करने का वो ये होता है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है डिस्कस कर सकूं। तो आज का पर्पस भी यही होगा कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जो है वो हम कम से कम समय में डिस्कस कर सकें, क्योंकि अब कम टाइम बच गया है तो हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में जिन्हें भी ज़रूरत है पेडागोजी की, जो एसएसटी पेडागोजी की जिनको ज़रूरत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, कौन सा नहीं है? तो इसका फटाफट से ऑप्शन पढ़िएगा क्या होना चाहिए राइट आंसर। फर्स्ट है कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, या फिर गाड़ी के विज्ञापन में महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ दिखाई दे रही है? जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आप किसी एक जेंडर के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आप या तो आप लड़कियों को ज़्यादा महत्व देंगे या लड़कों को ज़्यादा वरीयता देंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है एक। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। तो अगर स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की अगर फुटबॉल खेल रही है तो ये कोई जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं होगा। बाकी माँ के द्वारा चाय बनाना ये एक स्टीरियोटाइपिंग को दिखा रहा है, लिपस्टिक में लड़की का ही मेकअप करना दिखा रहा है, और गाड़ी के विज्ञापन में भी जो है गाड़ी से दफ्तर छोड़ा जाना भी एक स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। वास्तुशैली की चर्चा अगर आप करना चाहते हैं तो किस पे फोकस करना चाहिए? यानी कि आर्किटेक्चर, जो कला है, जो शैलियां हैं, कलात्मक शैलियां हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। फर्स्ट है कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, या फिर कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे अगर आप दिल्ली में जो भी आर्किटेक्चर है या जो कला है, जो संस्कृति है, अगर आप वो दिखा रहे हैं तो हम ये दिखा सकते हैं कि जो ब्रिटिश वहाँ पे ब्रिटिश जो वहाँ पे उस समय पे जो ब्रिटिश का वहाँ पे शासन था, तो कैसे उन्होंने इस तरीके से जो आर्किटेक्चर है उसको बनाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित क्या होना चाहिए? तो इतिहास का उद्देश्य केंद्रित क्या होना चाहिए? फर्स्ट है कि भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, या फिर अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता को विकसित करना। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है ये मैटर करता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि टीचिंग ऑफ हिस्ट्री जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर फाइनली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, आइडेंटिफाइंग इश्यूज विच आर रेलेवेंट टू द प्रेजेंट। यानी कि हिस्ट्री पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आज के समय में जो हिस्ट्री की बातें हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो कितनी प्रासंगिक हैं, कितनी ज़रूरी है, कितनी रेलेवेंट है, इस चीज़ पे आप पहचान उनकी करवाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला नहीं होगा। हम क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमसे हिस्ट्री पूछा गया है, तो हम यहाँ पे सी के साथ जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। यानी आपका पर्पस करंट अफेयर्स को लाने का क्लासरूम में क्या होना चाहिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपको कोड वाले क्वेश्चन करने हैं, फटाफट से देखेंगे। पहला है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। तो देखो बी ऑप्शन जो है
वो बिल्कुल अच्छा है कि हम बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और जो उनकी एनालिसिस है उसको विकसित करेंगे। तो अब आप वो ऑप्शन देखो जहां पर बी है, ठीक है। तो बी किस में है? तीनों में है। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका मतलब कि आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बचे 3 ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या फिर विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने के लिए अधिगमकर्ताओं की मदद करना। तो डी वाला भी ठीक है, बी वाला भी ठीक है, यानी कि डी और बी वाला ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे? हमारा 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी कि ए बी डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। पहला कि मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देंगे, विश्लेषण और आलोचना चिंतन को आप विकसित करेंगे, और विद्यालय में उसकी दुनिया से आप जोड़ेंगे विद्यालय परिसर के अधिगम को, ठीक है। तो तीनों चीजें क्या है? अच्छी चीज है, सी वाले को छोड़ करके। हम कभी भी ऐसा कोई न्यूज नहीं, ब्रेकिंग न्यूज या सनसनीखेज कोई खबर नहीं देंगे, ठीक है। मतलब कि घटना दुर्घटना से संबंधित न्यूज को हम नहीं लाएंगे करंट अफेयर में। चलिए, तो इसका होगा बी आंसर राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य जो है वो क्या होने चाहिए? एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहले तो आप वो ऑप्शन देखिए जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो आप इजीली इसका राइट आंसर जल्दी से कर पाएंगे सही कम समय में, ठीक है। तो देखो डी ऑप्शन देखो, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, क्या ये सही है? दूसरा है कि पहला ऑप्शन देखेंगे कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, तो ये बिल्कुल ठीक है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी ठीक है कि वो संवेदनशील बनेंगे कि आप सभी का सम्मान करें। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, या फिर यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे डी वाला नहीं होगा, बाकी ए बी सी तीनों ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। यहाँ पर अधिगमकर्ताओं के साथ आप मुद्दों को संबोधित करेंगे, आप उन्हें संवेदनशील बनाएंगे, ये अच्छी चीज है। और हम जो संविधान में मूल्य है उस पर आधारित आपका जो उद्देश्य है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी सही आंसर हमारा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? अगर आप डाइवर्सिटी को संबोधित करना चाहते हैं, विविधता को, तो क्या आपका एक जो ऑब्जेक्टिव है या आपका तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। पहला कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करके, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप उनको डिस्कशन में शामिल करेंगे, तो ए वाला बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है कि केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, या फिर अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो देखो ए और सी तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, तो ए और सी जो हमारा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल किस पर देना चाहिए? आंकलन अगर आप कर रहे हैं तो उस आपका फोकस किस चीज पे होगा? तो देखते हैं। पहला है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, तो ये नहीं हम करेंगे। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, ये भी नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं को सूचना याद करने का मापन करना, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी बचेगा। दैनिक परिस्थितियों से आप उनको जोड़ेंगे और मूल्यांकन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? आपको बताने कि द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी शुड डेवलप पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इश्यूज। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका जो फोकस है वो किन मुद्दों पे होना चाहिए, किन परिप्रेक्ष्य पे होना चाहिए? फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन। क्या हमें संसाधन की ओर ध्यान देना चाहिए? तो बिल्कुल ठीक है, हम संसाधन पढ़ते हैं, हम मानव विकास पढ़ते हैं भूगोल के अंदर, ठीक है। और विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां या विकास और विस्थापन। तो देखो यहाँ पे चुनौतियां, जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस होगा विकास पे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, संसाधन हो गए, मानव विकास हो गया। तो ए बी और डी जो है हम इसको शामिल कर सकते हैं। सी वाले को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि विविधता की बात हम भूगोल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा जो है वो कैसे एनकरेज करती है लर्नर्स को। फर्स्ट है कीप डिस्कशंस मिनिमल, क्या आप चर्चाओं को न्यूनतम रखेंगे, तो ये तो गलत है। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, ये भी नहीं करेंगे। व्याख्यान को सुनना, ये भी नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, ऑप्शन डी बचा। आप उनको प्रोजेक्ट में भागीदार बनाएंगे, आप उन्हें चैलेंजिंग प्रोजेक्ट देंगे ताकि वो कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। यानी कि आप जो चैप्टर आप टीच करते हैं उसमें जो अंत में जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या अंत में जो प्रश्न है वो ये करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि विद्यार्थी अवधारणाओं को अपने शब्दों में कह पाते हैं और उस पर वाद विवाद वो कर सके, वो डिबेट कर सके, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, यानी कि ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। तो ये भी देखो आप, ये भी अच्छी चीज़ है कि आप देखोगे लास्ट में जो हम क्वेश्चन देते हैं एसएसटी में, वहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं, बच्चे तुलना कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ए और बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ को विस्तृत करता है। तो देखो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, तो ए और बी इसका केवल राइट हो जाएगा। केवल क्या होगा, ए और बी सही है। सी वाला सही इसलिए नहीं है क्योंकि अंत में जो प्रश्न हमारे होते हैं वो पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं को विस्तृत नहीं करता है। ठीक है, वो पहले की अवधारणाओं को विस्तृत नहीं करेगा, इसीलिए ए और बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है। तो देखते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ की टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है। फर्स्ट है इंक्लूड डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, क्या उसमें सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज की जो परिभाषाएं हैं और विवरण होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ऑफ कोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। देखो आप बी वाले ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इसमें यह कहा गया है कि जैसा संविधान में संस्थाओं की कामकाज को दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या आपको लगता है कि आज भी वैसे ही कार्य होता है? तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि चेंज आता है समय के साथ। तो बी वाला नहीं होगा। सी वाला भी बिल्कुल ठीक है कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को ये जो पुस्तकें होती हैं वो प्रस्तुत करती हैं। तो ए एंड सी इसका सही जवाब हमारा फाइनली ऑप्शन बी होगा। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अलग अलग हमारे कार्य करने की जो सरकारें हैं या जो इंस्टीट्यूशंस है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा उन्हें चित्रित किया गया है वो वैसा ही कार्य आज कर रही हैं। ठीक है, तो बी नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अब आपको बताना है जो टीचर ने ये सवाल पूछा है बच्चों से, इसमें वो कौन से कौशल पे बल टीचर दे रहा है। पहला, अनुभवों की तुलना करना। दूसरा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तीसरा, कारण और प्रभाव। या चौथा है कि परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। तो 80 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? अब देखो ये क्या है, एक परिस्थिति टीचर ने दी है। यहाँ पे अनुभवों की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि एक सिचुएशन दी है टीचर ने यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर। कॉज एंड इफेक्ट की बात भी नहीं कर रहा है कि आपने कोई काम किया उसका प्रभाव पड़ रहा है तो वो टीचर ने पूछा है। टीचर केवल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहा है, आंसर को जानना चाहता है। तो 20 का राइट आंसर हमारा होगा। और हाइपोथेसिस भी नहीं होगा क्योंकि हाइपोथेसिस हम तब लगाते हैं जब हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है या हम परिकल्पनाएं बनाते हैं खुद से। ठीक है, तो परिकल्पना यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है?
अगर आपको मार्केट का जो कंसेप्ट है बच्चों को बताना है तो सबसे बेस्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कि टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कशन, आप पाठ्य पुस्तक पढ़ा देंगे और चर्चा करवाएंगे। दूसरा है कि इनवाइटिंग अ शॉपकीपर फॉर एन इंटरव्यू टू द क्लास, आप एक दुकानदार को कक्षा में आमंत्रित करेंगे। तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को दिखा देंगे, या फिर मानचित्र में स्कूल के आसपास बाजारों को इंगित करवा देंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है कि दुकानदार को जब आप बुलाएंगे, ये एक कम्युनिटी रिसोर्स हो सकता है, इसको हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। जब आप अपनी टीचिंग में कम्युनिटी जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो पर्सन है उनको यूज कर रहे हैं, उनको आप बुला रहे हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट हमारी रणनीति होगी। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित किसको करता है? अब आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर किस चीज पे फोकस करता है। फर्स्ट है कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विषय विकास का अध्ययन करना। तो अब आपको बताना है किस पर केंद्रित करेगा, थोड़ा सा इसको सोचिएगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो हम एसएसटी जो हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं उसमें ये तीनों चीज़ों पे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। तो हमारा फोकस ए बी सी तीनों पे रहेगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पृथ्वी के बारे में भी समझा रहे हैं, आप देश राज्य के प्रति भी अध्ययन करवाते हैं, और भारत के अतीत की बात भी हम यहाँ पे अपने सोशल साइंस में करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? मतलब कि ग्लोब का यूज करके या फिर सोर्स ऑफ लाइट का यूज करके टीचर क्या चीजें हैं जो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है? फर्स्ट है रोटेशन का कंसेप्ट, सेकंड है डे नाइट का कंसेप्ट, थर्ड है सीजनल वेरिएशंस, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखो अगर उसके पास ग्लोब है, एक पूरा ग्लोब है, तो हो सकता है कि वो रोटेशन बता दे कि भाई पृथ्वी रोटेट हो रही है, और डे नाइट भी बता सकता है टीचर यहाँ पर। और यहाँ पे वो सीजन होते हैं, दिन रात का होना या समर विंटर होना, ये भी टीचर बता सकता है। लेकिन वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है, किस किस राज्य में हो रही है, वो बताना मुश्किल है। तो ए बी सी जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा फाइनली बनेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इनका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको बताना है, इंटरलिंक करना है आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स का हिस्ट्री जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक है, तो आप किसके साथ इसको क्या करोगे, इंटर रिलेट करके पढ़ाओगे, ठीक है। मतलब आप किस चीज को यहाँ पे फोकस करेंगे, खनिज संसाधन को, उद्योग को, ऊर्जा को, या हमारे पृथ्वी के अंदर को। यानी कि इसका सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हमारा फाइनली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर इसका 2, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन 2 बनेगा इसका, ए बी और डी। हम यहाँ पे खनिज संसाधन बता सकते हैं, क्योंकि देखो आप यहाँ पे लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक की बात कर रहे हैं, यानी उद्योगों की बात हम कर रहे हैं, खनिज संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो उद्योग को हम शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के अंदर, मतलब कि इनसाइड आर अर्थ, यानी कि जो हमारे पृथ्वी में जो भी अयस्क मिलते हैं धरती के नीचे, उनको हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? अगर आपको वनों के प्रकार का परिचय देना है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा ये चीज समझाने के लिए? आइए देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है कि विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराना, मतलब आप उनको वन ले जाएंगे, जंगल में ले जाएंगे, फॉरेस्ट में। दूसरा है कि क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को दिखाना, या फिर वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। तो देखो आपको क्या बताना है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का आपको कंसेप्ट समझाना है कि किस किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं हमारे देश में। तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप उनको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है कि आप उनको विजिट करवाएंगे फॉरेस्ट में, इससे
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकार के वन में आप उनको ले जाएंगे और हर प्रकार के वन जो है बच्चा भ्रमण कर लेगा। ये एक अच्छी एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं है जंगल में ले जाना, ठीक है, ये कोई सेफ भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे एज अ फिल्म जैसे होती है, तो वो आप डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हो टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर, जो कि बच्चा इजीली समझ पाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर फाइनली हमारा बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए। तो देखो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको प्रैक्टिकल स्किल्स को देखना है, बच्चों की व्यवहारिक कौशल कहां पर है, इसको ध्यान में रख करके आप ऑप्शन बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है भूकंप के प्रकार, तो देखो ये तो नॉलेज में आ गया, ये तो एप्लीकेशन में नहीं आएगा, ठीक है। प्रकार बता रहा है बच्चा तो नॉलेज है। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंप घटना पर चर्चा करना, डिस्कस करना, या फिर गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो व्यवहारिक कौशल कहाँ आएगा, जहां पे वो सावधानियों को बरतेगा, यानी क्या प्रिकॉशंस बच्चा सही में ले रहा है, वो उसके प्रैक्टिकल स्किल्स को दिखाएगा कि क्या वो सच में भूकंप के बारे में सावधानी को बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव एक सोशल साइंस टीचर का क्या होना चाहिए वो बताना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू डेवलप कंपटीशन, क्या बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो ये तो कभी नहीं होगा कि आप उनको प्रतिस्पर्धा के लिए जागरूक कर रहे हैं। दूसरा है कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। विद्यार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्यों को याद करवाना, तो ये नेगेटिव वर्ड है, हम याद कभी नहीं करवाएंगे कि रट ले बच्चा। या फिर समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, तो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका जो फाइनली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप सोसाइटी। आप उनके अंदर एक अवेयरनेस को अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है, ओके। चलिए 71 क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हम एसएसटी पढ़ाते समय फिल्मों को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फायदा है फिल्मों को यूज करने का टीचिंग में, ओके, जब आप एसएसटी में पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट है कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कक्षा के अंदर आप फिल्मों की वजह से जो बाहर की चीज़ें हैं उनको ला सकते हैं क्लासरूम में। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हम फिल्मों से यही करते हैं, तो ए वाला बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ओके। दूसरा देखते हैं, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, ये भी ठीक है। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है एक ही तरीके से विचार को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक ही तरीके से बच्चों को हमें कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना होता है, इसीलिए ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, बी, सी तीनों ही क्या है, सही हमारे ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। मानचित्र के बारे में आपको सही स्टेटमेंट यहाँ बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है मैप इज अ सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। क्या मैथ्स जो मैप होता है वो सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। सेकंड है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दिखाया गया है। तीसरा है कि मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, तो ये गलत हो गया। अब आप रॉन्ग ऑप्शन देखो क्या है। रॉन्ग ऑप्शन है कि जो मैप है वो 3D है। मैप 3 डायमेंशनल नहीं होता है, आपको सबको पता होगा, त्रिआयामी नहीं होता है मैप, तो सी तो गलत है। तो आप सी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो अब बचा केवल ए या केवल बी। केवल ए और केवल बी में से कोई एक आंसर हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। केवल ए इसका राइट आंसर है।
मानचित्र जो है वो सामाजिक राजनीतिक निर्मित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, अब अगर आप विद्यार्थियों के जीवन को अधिगम से जोड़ना चाहते हैं तो एक टीचर को यहाँ क्या जरूरत है क्या करने की। ठीक है, क्या करेगा? फर्स्ट है कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना चाहिए, यानी कि आप उनके पर्सनल और जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको आप पॉइंट आउट करेंगे। तो देखो ये कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी तो नहीं है, कभी भी हम बच्चों की पर्सनल और उनकी जो पारिवारिक जो उनका लाइफ है उसको कभी भी हम नहीं लाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला भी बिल्कुल सही है कि बच्चे अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंसेस को क्या करेंगे वहाँ पे शेयर करेंगे। तो सी वाला बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो ए और सी जो है इसका सही आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, ए एंड सी यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, यानी कि जो जीनोलॉजी चार्ट है, जीनोलॉजी चार्ट का मतलब होता है जहां पे आप हेरिडिटी को दिखा रहे हो। ठीक है, वंशावली चार्ट का मतलब है कि कैसे कैसे एक वंश से दूसरा वंश आया। फैमिली चार्ट जो होता है ना, पूरा आपके पूर्वज परदादा दादा, वो चार्ट जो है उसका प्रयोग किस लिए कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। क्या आप ये कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मुगल एम्पायर बताना है तो आप बाबर, आप हुमायूं, फिर आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जितने भी आए थे आपके क्या कहते हैं उसको, मुगल एम्परर जो भी आए थे उनको हम बता सकते हैं। तो ए वाला बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, सेकंड है कि अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। अब ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं, जो सीक्वेंस है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, हम ये भी बता सकते हैं। तो बी वाला भी ठीक है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए ये भी हम कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल आप फ्रेमवर्क बता सकते हो। तो यहाँ पर जो है ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। अब आपको बताना है क्या चीजें हैं जो फॉलो टीचर को करना चाहिए अगर आपकी क्लास में कोई दृष्टि बाधित है तो। ठीक है, तो पहले नेगेटिव ऑप्शन आप हटा देंगे। देखिए यहाँ पे है कि यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना। तो बिल्कुल ठीक है कि अगर उनको दृष्टि बाधित है यानी देखने में उनको विजुअली चैलेंज्ड है तो आप क्लियरली बोलेंगे, आप अपने स्पीकिंग को लाउडली करेंगे, ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर देखो आप किसी भी में भी ए ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन तो यहाँ पे डिलीट हो गए। नेक्स्ट है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रक। क्या आप विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए दृश्यों वाले वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे? तो देखो ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बच्चे विजुअली चैलेंज्ड हैं और आप उनको दृश्य वाली चीजें नहीं देंगे। तो बी वाला जो एक्टिविटी है वो गलत हो गया, यानी कि ए सी डी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर बनेगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। अब आपको बताना है प्रोजेक्ट के बारे में क्या सही है। फर्स्ट है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। क्या ये प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव को दिखाता है? बिल्कुल ठीक है। प्रैग्मेटिक जो है वो कार्य पे फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है और प्रोजेक्ट में भी हम यही चीज फॉलो करते हैं। तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यानी बच्चे इससे डिस्कवर कर पाते हैं। तो ये भी ठीक है, बी वाला भी ठीक है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो ये गलत हो गया, ये जो सी ऑप्शन है ये रॉन्ग है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड ना होकर के चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ए, बी और डी ये तीनों ही बातें प्रोजेक्ट के बारे में सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर फाइनली होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी।
तो आपको बताना है कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव बताना है कंस्ट्रक्टिविस्ट का। तो फर्स्ट देखते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने में उत्सुक, तो बिल्कुल बच्चे खोज करते हैं, ये भी ठीक है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील होना, तो ये वाली बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। समस्याओं के समाधान में सुझावों की कोशिश करने वाले, यानी कि जहाँ पे बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस को, तो ये भी ठीक है, बच्चा सजेशन दे पाएगा, इमेजिन करेगा, एक्सप्लोर करेगा, ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे पोस्टपोन कर देंगे डिस्कशन को, मना कर देंगे जो भी आपके कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं हायर लेवल पे, ये नहीं होगा। तो ए बी सी तीनों ही जो हैं वो सही होगा। ओके, तो ऑप्शन 2 इसका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक हो सकता है? अगर आपको इंक्लूसिव बनाना है अपने पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को, तो क्या सबसे बेस्ट होगा? फर्स्ट है कि पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। दूसरा है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली होनी चाहिए। तीसरा, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, या फिर एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थी के लिए होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं कि आप एक ही पेपर सभी के लिए बना देंगे, तो डी वाला यहाँ पे हमारा नहीं होगा, तो आप डी वाले ऑप्शन को ऐसे ही हटा दो। अब बचे दो ऑप्शन, एक है ए और बी और एक है ए और सी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ए और सी जो है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि बी नहीं होगा। आप एक ही तरीके का निर्देश और एक निश्चित तरीके से पढ़ाएंगे, आपकी शिक्षण की शैली इंक्लूसिव क्लासरूम में एक ही होगी सबके लिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो बी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा आंसर, ए और सी बचा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, यानी कि बच्चों को क्रिटिकल क्यों होना चाहिए, वो उसका रीजन हमें बताना है। कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए, ये तो नहीं होगा। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, स्टेटस को बनाए रखने के लिए, ये भी कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है। थर्ड है कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, या फिर एक रूप या समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पर बच्चा ये सोच पाएगा कि वो जो इश्यूज हैं, जो भी वो इश्यूज देखता है अपने आसपास, वो उनकी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। इसीलिए बच्चे को क्रिटिकल होना चाहिए ताकि वो इस पे विचार कर सके। तो सी इसका राइट आंसर फाइनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन कहता है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ को अध्यापकों को निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हम यहाँ पे कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस को जब हम एनकरेज करते हैं तो क्या हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि नेगेटिव वाला यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है कि विद्यार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने और स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके, यानी कि प्रोमोटिंग ऑल लर्नर्स टू गिव आइडेंटिकल आंसर्स टू क्वेश्चंस सो दैट ऑल इम्प्रूव। ये हम बिल्कुल भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। कि आप सबको प्रमोट करेंगे कि सब एक तरह का आंसर दे दें और सब अच्छे बन जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी सी ऑप्शन अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सही है कि अधिगम की जांच करना, वैधता को स्वीकार करना, प्रशंसा करना बच्चों को, और कक्षा में ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में यूज़ करना, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन सेकेंड वाला नहीं होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का कौन सा उदाहरण नहीं है? नॉट वाला बताना है जो जेंडर रूढ़िवादिता को नहीं बताता। ओके, चलिए अगला पहला देखते हैं। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और 4 है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना चाहिए। तो एक ऑप्शन आपको ऐसा बताना है जहां पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप
बच्चों लड़के और लड़कियां दोनों की सहभागिता को यहाँ पे आप सुनिश्चित कर रहे हैं, जो कि जेंडर रूढ़िवादिता को नहीं बता रहा। ओके, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? ठीक है, क्या जरूरी है? फर्स्ट है कि अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। तो देख लेते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि आप जो बच्चों को क्या करेंगे, आप उनको क्या करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए एनकरेज करेंगे। जो भी हमारी अतीत की चीजें हैं उन पे वो एनालिसिस कर सके, ये एक अच्छी चीज है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप देख लो कि कहाँ पे बी है। तो ये तो हुआ नहीं और लास्ट वाला भी नहीं हुआ। अब देखो, या तो आंसर बी और सी है या तो बी और डी है। तो देखो यहाँ पे सी वाला अगर हम देखें कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। निष्कासन का मतलब है कि आप सबको हटा देंगे, जो भी नॉन टेक्सचुअल चीजें होती हैं। नॉन टेक्सचुअल का मतलब है कि जो मूर्त चीजें होती हैं, है ना, जो लिखी हुई नहीं होती हैं। तो ये तो गलत है, यानी कि क्या बचा आंसर हमारा? बी और डी बचा। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी एंड डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है? ओके, पहला है कि विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। तो अगर हम ए वाला ऑप्शन ध्यान से देखें तो बिल्कुल ठीक है, आप विचार विमर्श कर रहे हैं, कहानियों को शामिल कर रहे हैं उनके डिस्कशन में, ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं कि भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अनइक्वल पावर इक्वेशंस की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखेंगे, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षाओं में चर्चा में शामिल करके, या फिर कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो देखो यहाँ पे दंड की बात हो रही है, तो डी वाला ऑप्शन आप पहले हटा दो। तो अब डी वाला ऑप्शन क्या है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बचा क्या यहाँ पे? ए, बी एंड सी। ओके, क्या बचा यहाँ पे? ए, बी, सी, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला भी ठीक है, बी वाला भी ठीक है और सी वाला भी ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि। अब आपको बताना है कि पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू। पहला है कि इतिहास के निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। या फिर इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखे। थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा कि क्या करता है हिस्ट्री, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इतिहास का निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं किस पर होता है? सोर्सेज पे, कि जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं उसके आधार पर ही हम हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, ए वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। बी वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि ट्रेस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन सोशल प्रोसेसेस इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव आए हैं इस चीज पे भी फोकस हम करते हैं पढ़ाते समय, ये भी ठीक है। सी वाला ऑप्शन है कि हिस्ट्री एंगेज विद डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सेप्ट द डोमिनेंट कम्युनिटी व्यूज। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है डोमिनेंट। आप कभी भी डोमिनेंट जो कम्युनिटी है हमारे समाज में उसके व्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नेगेटिव है। तो ए, बी और जो डी वाला ऑप्शन है वो भी ठीक है कि जो घटनाएं हैं इतिहास की उसको आप सामाजिक और राजनीतिक दोनों संदर्भों में सोच के देखेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो दोनों ही पर्सपेक्टिव में सोच सके। ठीक है, तो ए, बी, डी विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 2 वाला जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानें। अब आपको इसमें क्या बताना है जो गलत है? तो देखते हैं। पहला है कि वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या ये कथन गलत है? तो देखो बिल्कुल ठीक है कि नेचुरल और फिजिकल बेसिस ऑफ जो इंक्वायरी है उसे हम यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। ओके, सेकंड है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि केवल जो वैल्यू एजुकेशन है वही इंपॉर्टेंट है एसएसटी में, तो ये तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। केवल वैल्यू
रिलेटेड एजुकेशन होती है, ये गलत है। तो बी वाला कथन तो गलत है, तो ए और सी कट गया, सी और डी भी यहाँ पे जो है हट गया। अब दो ऑप्शन बचे, या तो बी और सी होगा या तो बी और डी होगा। तो देख लेते हैं, पहले सी वाला ऑप्शन देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। क्या आपको लगता है कि जितने भी सामाजिक विज्ञान के अदर जो विषय होते हैं, चाहे वो भूगोल है चाहे वो इतिहास है, क्या सबके तरीके समान है? तो ये तो गलत है, तो हमें गलत वाला ही बताना था, यानी कि बी और सी इसका राइट हो जाएगा। बी और सी स्टेटमेंट क्या है, दोनों गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एम क्या होना चाहिए एक एसएसटी टीचर का, सोशल साइंस टीचर का? रोट मेमोराइजेशन, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, सिलेबस कंप्लीशन या पास द एग्जामिनेशंस? तो क्या एम होना चाहिए आपका कि आप वहां पे बच्चों के अंदर पर्सपेक्टिव का निर्माण करें, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज ये होती है कि बच्चों के अंदर जो है आप उनकी थिंकिंग को, उनकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को, एनालिसिस को, उनके सोचने की शक्ति को, उनके पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को आप बना सके, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो कौन सा यहाँ पे उपयुक्त है वो आपको बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस हैव बीन कंसिडर्ड वाइल डेवलपिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक? फर्स्ट है कि प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, तो ये बहुत अच्छा है। सेकेंड है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्मरण आधारित। हम कभी भी जो फैक्ट और डाटा है उसके रिटेंशन पे ध्यान हम यहाँ नहीं देंगे, यानी ओनली वन जो है, केवल ए जो है इसका राइट आंसर होगा। हम कभी भी स्मरण आधारित सीखना नहीं फॉलो करते हैं किसी भी पाठ्य पुस्तक में, तो बी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? पहला, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। क्या ये बात सही है कि हम जो मेमोराइज करते हैं उससे जो है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है? देखो स्मरण करना बोला गया है कि जब आप बच्चों को याद करवा देंगे तो उनका कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, तो ये क्या है, रॉन्ग है। और दूसरा है कि तथ्य का जो स्तर होता है वो निश्चित होता है, यानी जो फैक्ट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो कौन सी बात यहाँ पे सही है वो बतानी है, तो ए वाली बात तो गलत हो गई। और जो बी वाली बात है वो वाली बात जो है वो भी क्या है, यहाँ पे गलत ही है। तो दोनों गलत है। ठीक है, कोई भी इसमें सही नहीं है। अगर दोनों देखें तो दोनों ही गलत है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे राइट आंसर। नाइदर है नॉर बी, दोनों बातें क्या है, गलत है। तथ्य का सदैव निश्चित होता है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? यानी अगर आपको बच्चों को क्या बनाना है, उनको एक तरह से कंजर्वेशन बताना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो क्या सबसे अच्छा होगा? पहला है कि रीडिंग अबाउट रेलिवेंट पॉलिसीज एंड लॉज। आप पॉलिसीज एंड लॉज के बारे में उनको रीडिंग करवाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी एक रणनीति नहीं है। दूसरा कि वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, या फिर पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। सबसे अच्छा क्या है अगर आपको उनको संवेदनशील बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेजिंग नॉट टू बाय एनी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। अगर आप उनको ये कहेंगे कि आप एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ना यूज करें, ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को बच्चे अपनी जीवन में क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए ऑप्शन डी जो है सबसे जो रेलेवेंट ऑप्शन है वो होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुली पुस्तक परीक्षा या खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य, पहला है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो देखो यही जो है इसका राइट आंसर बन गया, पहला वाला ऑप्शन। देखो कि बच्चों को कंठस्थ करने का जो भार है, जो बर्डन है, वो बच्चे फील नहीं करेंगे, तो यही एक इसका फायदा है। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि नए प्रश्न बनाने का अध्यापक पर दबाव नहीं रहेगा, अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, या फिर बच्चे जो है ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार उत्तर कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण
विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स को पढ़ाने के बाद या समझाने के बाद? ठीक है, तो देखो क्या है थीम है रीजनल कल्चर्स। ठीक है, इसके आधार पर कौन सा कार्य सही रहेगा? पहला है कि छोटे समूहों की परियोजनाएं, दूसरा विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, तीसरा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या फिर कोलाज बनाना। तो देखो हम कोलाज तो बिल्कुल बनवा सकते हैं, आपने बच्चों को कोलाज की एक्टिविटी दे दी, ये भी ठीक है। आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लिया, इसके जो रीजनल हमारे कल्चर है उस पे आधारित आपने क्विज पूछ लिया, ये भी ठीक है। आपने उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया छोटा सा करने के लिए। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन देखो कि आप किसी से डांस परफॉर्मेंस करवाएंगे, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होगी कि कोई विशेषज्ञ आके डांस करेगा, तो ये तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, थोड़ा वियर्ड है। यानी कि ए, सी और डी अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो वही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन थर्ड में आपको दिया हुआ है ए सी डी, तो ए सी डी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए हुए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? अगर मान लीजिए कि आपने ये प्रश्न पूछा है बच्चों से, ये वाला इमेजिन करने के लिए बोला है कि अगर आपको कोई किंगडम मिल जाए तो आप कैसे उसको आगे ले जाओगे। अब बच्चों को यहाँ पर क्या चीज आप मौके दे रहे हैं? क्या बच्चे यहाँ पे अपने अनुभवों की तुलना करेंगे? क्या बच्चे यहाँ पे विश्लेषण करेंगे? क्या यहाँ पे बच्चे परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष लगाएंगे, या फिर ये यहाँ पे बच्चे तर्क करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखो ध्यान से इसको समझना। ऐसा ही एक प्रश्न हमने किया था पहले भी, अभी थोड़े पहले हमने एक क्वेश्चन में ऐसा ही प्रश्न देखा था, जहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने कोई क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे भी आपने बच्चों को एक परिस्थिति दी है कि आप अगर एक राजा होते तो क्या करते, यानी एक परिस्थिति है उनके सामने, तो परिस्थिति के अनुसार बच्चा यहाँ अनुमान लगाएगा और निष्कर्ष लगाएगा। तो यहाँ सी जो है इसका सही जवाब बिल्कुल बनेगा। बच्चा इन्फर करेगा और एक्स्ट्रापोलेट करेगा। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को वो यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? A respectful way to introduce the theme आदिवासीज would be। अब क्या होगा? फर्स्ट है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, या फिर उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो देखो सबसे सम्मानजनक क्या होगा कि आप उनको एक शक्तिशाली और काफी संपन्न के रूप में चित्रित करेंगे। आप बच्चों के सामने उनके सामने ऐसी इमेज बनाएंगे कि वो संपन्न है, शक्तिशाली है। तो यहाँ ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप ऐसा कोई चीज पढ़ा रहे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, तो आप क्या करेंगे? पहला है कि मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर उन्हें उठा देना चाहिए, मतलब कि उन्हें आप जो है उसको आप लाएंगे क्लासरूम में और उस पर डिस्कस करेंगे। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले पहलुओं की चर्चा करनी चाहिए। थोड़ा सा इसको सोचना आप कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मामला है जो आप अपनी क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो यहाँ बहुत अगर आप सोचें तो इसका क्या होगा कि आप सही प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनके साथ एक सम्मानजनक तरीके से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो जिनसे बच्चों को ठेस ना पहुंचे केवल उन्हीं पहलुओं पे चर्चा करेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कि आप केवल उन्हीं मुद्दों को ला रहे हैं जिसपे बच्चे खुश हो रहे हैं या जिनसे उनको ठेस नहीं पहुंच रही है। हम क्या करेंगे? सही प्लानिंग के साथ एक रिस्पेक्टफुल वे में चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? आपको बताना है कि द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ शुड फोकस ऑन। किस पे फोकस करना चाहिए? पहला, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्या हमें राजनीतिक जो संस्थान है, जो सरकार है या जो और भी चीजें हैं उन पर अध्ययन करना चाहिए,
जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका एंड ऑल, या फिर मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दोनों ही जरूरी हैं। अगर आप देखें सामाजिक और राजनीतिक जीवन को आपको पढ़ाना है तो आप संस्थानों का भी वहां पे डिस्कस करेंगे और आप सिद्धांतों का भी अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे से समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो अगर आप एक छोटे समूह में योजना बना रहे हैं तो आपका बल जो है आप किस पे फोकस करेंगे? पहला, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। दूसरा है कि विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, समूहों में विचार पूर्वक चयन करना या कार्य की पूर्ति करना। ध्यान से समझना, यहाँ कहा गया है कि विद्यार्थियों के साथ छोटे समूह में योजना अगर आप बना रहे हैं, योजना बनाते समय की बात यहाँ की जा रही है, तो हम कभी भी वहां कार्य की पूर्ति पे ध्यान नहीं देंगे। वो बात की बात है कि कार्य की पूर्ति होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। हमारा फोकस रहेगा ABC तीनों पे। ठीक है, तो ABC यहाँ पे ऑप्शन जो है वो राइट इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं? आप एक कार्य की रचना ऐसा करेंगे जो चैलेंजिंग हो बच्चों के लिए। ठीक है, जिसको बच्चे कर सकें, स्वीकार्य और चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए। आप उनको वर्क एक साथ काम करने के लिए समूह में विभाजित करेंगे कि कौन सा बच्चा क्या काम करेगा, और आप थॉटफुली सिलेक्ट करेंगे ग्रुप को कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में शामिल हो सकता है, किसकी क्या कैपेबिलिटी है। तीनों चीजें करेंगे, लेकिन कार्य की पूर्ति नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये टीचर का काम नहीं होगा। तो ABC इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाले कथन हमें बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि समस्याओं को क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, तो ये तो ठीक है बिल्कुल। सिस्टमैटिक एनालिसिस होना चाहिए, तो ए वाली बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सेकंड है कि विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप ये सोचें कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो खुद ही सब कुछ करेंगे, तो बी वाला नहीं होगा। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, मतलब आप बच्चों को फोकस करेंगे डिटेल पे रादर देन अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो गलत है कि समझाने के बजाय आप डिटेलिंग ज्यादा उनकी बता रहे हैं। तो बी और सी क्या है, थोड़े से नेगेटिव है। ठीक है, तो ए और डी बच गया, जो कि राइट आंसर हमारा फाइनली होगा। ओके, ए और डी वाला भी ठीक है कि आप बच्चों के साथ उनकी जिज्ञासा यानी उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देंगे और उनके अंदर एक सेंसिटिविटी को डेवलप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? अगर आप विज्ञापन सिखा रहे हैं यानी एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट बता रहे हैं बच्चों को, विज्ञापन का कंसेप्ट, तो आप किस पे चर्चा करेंगे? पहला, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, या फिर इश्यूज ऑफ इक्वालिटी। किस पर हम फोकस करेंगे? केवल ए पर, केवल बी पर, दोनों में से किसी पे भी नहीं, या दोनों पर? तो देखो, आप एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं तो हम वहां पे व्यक्तिगत चीजों पे भी फोकस करेंगे कि भाई व्यक्तिगत भावनाएं जो हैं जिससे उनको ठेस ना पहुंचे, आप ऐसी चीज बताएंगे। ठीक है, क्योंकि काफी विज्ञापन ऐसे होते हैं जहां पर कम्युनिटी को ठेस पहुंचती है, गलत चीजें होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ समता के मुद्दे भी देखेंगे कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ओके, तो डी इसका बोथ ए एंड बी राइट आंसर फाइनली हमारा बनेगा। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। अब देखो, ये एक प्रश्न है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। डिस्कस फ्यू मोर रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न। अब ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? यानी ये अगर आपने किसी बच्चों से ये प्रश्न अगर पूछा है तो आप यहाँ पे क्या चीज है जो बच्चों के बारे में मूल्यांकन करना चाहते हैं? ठीक है, फर्स्ट है क्लासिफाई। क्या बच्चे यहाँ क्लासिफाई करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के लिए आपने बोला है। ठीक है, तो क्लासिफाई तो नहीं कर रहे, कोई वर्गीकरण नहीं हो रहा। यहाँ पे बच्चा जनरलाइज कर रहा है, तो सामान्यकरण भी नहीं कर रहा है, कोई सूत्र नहीं निकालेगा यहाँ पे बच्चा। ठीक है, तो सामान्यकरण भी नहीं कर रहा वो। तीसरा है इन्फरिंग करना या फिर हाइपोथेसिस। तो देखो, परिणाम भी नहीं निकाल रहा है, आपने केवल उनको डिस्कस करने के लिए बोला है कि क्या रीजन है
जो कि हमारे जो भूपयोग है उसमें शामिल है, ठीक है, उनके परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो आप यहाँ पे परिकल्पनाओं के निर्माण पे फोकस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चे यहाँ पे आपको अलग अलग अपने व्यूज बताएंगे, यानी कि वो यहाँ परिकल्पनाएं बताएंगे, ठीक है, ना ही वो वर्गीकरण कर रहे हैं, ना ही वो सामान्यीकरण कर रहे हैं कोई चीज, ना ही वो परिणाम को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो परिकल्पना करना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्र को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। अगर आपको प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन बताना है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ चीजें या नेचुरल वेजिटेशन बताना है, तो आपकी विधि क्या होगी। पहला है कि उस विषय पर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करवाएंगे, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करेंगे, या पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करेंगे। सबसे अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखो, चर्चा और पठन तो होगा नहीं, ठीक है, बाकी व्याख्यान भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको विजिट करवा सकते हैं, आप एक ट्रिप कर सकते हैं जहाँ पे आप उनको नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। आप उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस या उनको आप डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो 20 का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक गाइस हमने 50 से ऊपर क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। कार्टून जो हम यूज करते हैं, कई बार आपने किताबों में कार्टून देखा होगा, क्या भूमिका इनकी होती है। पहला, कोई भूमिका नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा है कि भरपाई करने के रूप में इससे पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखती है, तो ये भी नहीं है कि आप केवल बच्चों की बुक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कार्टून का यूज कर रहे हैं। तो ये देखो क्या है कि यहां पर इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, रेजेस बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स। आप देखोगे बुक्स में ना कई बार कार्टून के रूप में, आप अगर पॉलिटिकल साइंस की आप 6 की 7 की बुक देखेंगे उठा के, वहां पे कार्टून के रूप में काफी सारे इश्यूज को वहां पे दिखाया जाता है बुक्स के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि मूलभूत मामलों से को उठा करके विद्यार्थियों को जोड़ते हैं, बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं इश्यूज को। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, ये इसकी भूमिका है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने 50+ क्वेश्चन कर लिए हैं एंड आशा करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझसे ज़रूर आप कनेक्ट हों। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अपना फीडबैक आप ज़रूर देना, आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।